हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम दिवस द्विवेदी है और मैं घटना सूत्र की इस पहल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ पर हम रोज लेके आते हैं करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स को हम वेरियस न्यूज़पेपर से कवर करते हैं, पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से। आज जो डिस्कशन करते हैं उसके बाद हम एक और चर्चा करते हैं 10 मिनट की, जिसमें हम 5 एमसीक्यूज को देखते हैं, साथ ही साथ 2 मेंस के आंसर्स की भी प्रैक्टिस करते हैं। आज कौन कौन से क्वेश्चन हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे और उसे प्रयास करेंगे टैकल करने का। ये पीडीएफ आप देखें, बेसिकली घटना सूत्र चैनल है जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। घटना सूत्र आप चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, जहाँ पे आप बाइलिंगुअल पीडीएफ यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आज का जो पहला प्रश्न है, बात कर रहे हैं दक्षिण चीन सागर विवाद के संबंध में है। साउथ चाइना सी के बारे में कल हमने बहुत ही अच्छे से आर्टिकल देखा था सैटरडे को, जिसमें हमने ये देखा था कि किस तरह से जो चाइना है वो 9 डैश लाइन की बात करता है। और 9 डैश लाइन जैसे कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे पूरे विश्व के जो देश हैं या जो मेरे टाइम लॉज हैं, यूएन क्लॉज के उसको मान्यता नहीं देते। इसके अलावा जो मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मामला गया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे इसको इसके खिलाफ था। तो ये बेसिकली बात हो रही है, कल हमने इसके परसों देखा था। तो बात यहाँ पे कर पहले स्टेटमेंट है कि जो पीसीए है, जो परमानेंट आर्बिट्रेशन कोर्ट है 2016 में, इसने चीन के फेवर में पक्ष दिया था, पक्ष में उसने बोला था। लेकिन ये बात गलत है, उसने 9 डैश लाइन को मान्यता नहीं दी थी। ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा, दक्षिण चीन सागर में वार्षिक 3.5 ट्रिलियन अधिक मूल्य के सामान का लेन देन होती है। ये बात एकदम सही है। जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसमें से आपको पता है कि चाइना कहीं ना कहीं जो ग्लोबल ट्रेड सप्लाई चेन है उसमें मेजर पार्ट है। इस वजह से आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखाई देती है चीज़ें। फिर तीसरा बात करें, फिलीपींस के दावे को संयुक्त राज्य अमेरिका के पारस्परिक रक्षा संधि के तहत समर्थन किया गया है। अब यहाँ पे आप देखें, बात हो रही है कि यूएस ने क्या किया है, जो फिलीपींस का जो दावा है उसको यहाँ पे सपोर्ट किया। अगर हम बात करें साउथ चाइना सी की, यहाँ पे अगर हम चाइना का मैप यहाँ पे बनाते हैं तो आपको पता है ये वाला एरिया यहाँ पे फिलीपींस है, यहाँ पे आपको पता है जापान है। तो ये वाला जो बिलोंग करता है किसको, साउथ चाइना सी नाम है। इसका मतलब ये नहीं क्या है कि चीन का ही पूरा हिस्सा है। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, जैसे कंबोडिया, वियतनाम है यहाँ पर, फिर आप यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, यहाँ पे ब्रुनेई है। इन देशों के भी जो कहीं ना कहीं जो कोस्ट रीजन है, इसके अंतर्गत जो एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन है, इसका भी ये पार्ट है। लेकिन चाइना पूरे एरिया को खुद दावा यहाँ पे करता है, और कुछ आर्बिटे जो आर्टिफिशियल आइलैंड भी स्पार्टले आइलैंड जैसे उन्होंने बना रखा है। इस संबंध में क्वेश्चन था, मेंस का था, थोड़ा सा हमने देखा था परसों, आप उसे जाके देख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट्स हुआ है यहाँ पे 2025 के बारे में। नॉर्थ ईस्ट में पाम ऑयल आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए ऑयल पाम मिशन शुरू किया गया, इसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। पाम ऑयल मिशन हम नॉर्थ ईस्ट में शुरू किया गया, जिससे ऑयल की जो इम्पोर्ट करता है भारत, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करता है, मलेशिया से इम्पोर्ट करता है। जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी हमारी, उसको कम किया जा सके, तो यहाँ पे इसको शुरू किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। फिर पिछले 5 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट के शिक्षा क्षेत्र में 50,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ। तो यहाँ पे जो एक्सेसिव अमाउंट बता रहा है ये बहुत ज़्यादा है, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। तो आता है एलिमिनेशन मेथड से 1 और 3। सब सेमीकंडक्टर उत्पादन में उभर रही है, स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। बेसिकली अगर आप देखें 10 साल में 21,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, ना कि 50,000 करोड़ का। फिर हम बात करते हैं पॉइंट 3 पे, तीसरे प्रश्न पे, भारत की हाल ही में आतंक विरोधी कूटनीति के संबंध में बताना है। भारत ने 2022 में संयुक्त राष्ट्र आतंक विरोधी समिति की अध्यक्षता की है। ये स्टेटमेंट सही है, गलत है? ये स्टेटमेंट एकदम सही है। यूनाइटेड नेशन यूएनसीटीसी की बैठक हुई और इसकी भारत ने अध्यक्षता की 2022 में। दूसरा स्टेट, ऑपरेशन दोस्त, तुर्की और सीरिया में आतंकवादी हमले की बात किया गया था। तो ये बात गलत है, आतंकवादी हमला नहीं हुआ था। पिछले क्यों आया था तुर्की में, तो भारत ने उनकी मदद की थी। इस संबंध में ऑपरेशन दोस्त थोड़ा चर्चा में था, क्योंकि टर्की ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो यहाँ पे मांग उठी, कहीं ना कहीं हम देखें, हम हमेशा आपदा में साथ देते हैं और वो क्या करते हैं, हमारे दोस्त दुश्मनों की मदद करते हैं। फिर तीसरा ऑप्शन, भारत 20 से अधिक देशों के साथ आतंक विरोधी संयुक्त कार्य समूह बनाए हुए हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो केवल 2 स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएगी। चौथा प्रश्न बात करता है, पाकिस्तान को पहली बार 2022 में एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था। क्या ऐसा सही है स्टेटमेंट? गलत है स्टेटमेंट। आप पाकिस्तान को आप देखेंगे 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया था। फिर दूसरा स्टेटमेंट आता है, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में वो देश आते हैं जो टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। जो जिन देशों में टेरर फंडिंग का खतरा होता है, वो देश क्या करते हैं, उनको क्या करता है, जो एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में रखता है।
है ना? तो यहाँ पे टर्की को भी रखा था, टर्की में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो रखा था, बेसिकली टर्की मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। और इसमें ब्लैक लिस्ट में ईरान है और साउथ कोरिया है, नॉर्थ नॉर्थ कोरिया, बेसिकली सॉरी, नॉर्थ कोरिया ब्लैक लिस्ट में है, बाकी सारे जो ज़्यादातर आप देखेंगे ग्रे लिस्ट में रहते हैं देश। फिर पांचवा प्रश्न, डब्ल्यूएचओ नेतृत्व वाली एसीटीए पहल में 100 से अधिक देशों को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं। भारत डब्ल्यूएचओ की इस पहल में स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहा है। दूसरा, एसीटीए एक्ट कोविड 19 महामारी के लिए डब्ल्यूएचओ गावी अन्य द्वारा गठित एक विशिष्ट पहल है। इसके बारे में बात करें तो यहाँ पे कारण एकदम सही है। एसीटीए 54 देशों को सहायता दी है, 100 से अधिक देशों को नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे देखना है कि 100 नहीं बल्कि 54 के आसपास, 54 के आसपास कंट्रीज की यहाँ पे हेल्प की, और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाता है। तो एक गलत है और आर सही है। तबीयत थोड़ा सा डाउन है, इस वजह से क्या है कि आज आवाज़ भी दबी हुई है और एनर्जी बिल्कुल नहीं मिल पा रही है, तो सॉरी उसके लिए। मेंस का जो पहला प्रश्न उसके बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न बात कर रहे हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को रिकॉर्ड अधिशेष हस्तांतरण वित्तीय प्रोत्साहक है, लेकिन यह संस्थागत संतुलन के संदर्भ में चिंता भी उत्पन्न करता है। इसके बारे में यहाँ पे बेसिकली बात है। तो हमने कल आर्टिकल में देखा था कि तो करंट में आप इंट्रोडक्शन में आप बताइए कि हाल में जो आरबीआई है, आरबीआई ने 2.69 करोड़ रुपीस लाख करोड़ रुपीस किसको प्रोवाइड किए हैं, भारत सरकार को प्रोवाइड किए हैं, भारत सरकार को उपलब्ध कराए हैं, जो कहीं ना कहीं अगर आप देखें भारत सरकार की जो कार्यान्वयन है उसको यहाँ पे बेहतर दिखा रहा है। बेसिकली यहाँ पे ये बात हो रही है। इसके अलावा मेन मेन पार्ट में आप आएंगे तो मेन पार्ट में आप बताइए कि मतलब इसका रोल क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस आप बताइए कि सरकार को बजटीय घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटे होते हैं, उसकी भरपाई के लिए सरकार को फंड की आवश्यकता होती है। दूसरा, आरबीआई का जो धारा 47 है उसमें ये बाइंडिंग नेचर का है कि सरकार के अंतर्गत कार्य करती है, जो अधिशेष पैसा उसको यहाँ पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर तीसरा बताइए कि बिमल जालान कमेटी ने भी अगर देखे रिकमेंड किया था, जो कंजर्वेशन जो बफर है उसमें 5.5 के परसेंट के आसपास पैसा अपने पास रखिए, और बाकी पैसा आप सरकार को वापस कर दीजिए। ये यहाँ पे बात हो रही थी, ये आप यहाँ पे इम्पोर्टेंस इसका बता सकते हैं। कंक्लूजन बताएं कि कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। यहाँ पे इतनी चिंता की बात नहीं है कि आरबीआई का जो पैसा दे दिया इससे कहीं न कहीं जो फाइनेंशियल क्राइसिस उत्पन्न हो जाएगा या कहीं न कहीं मॉनेटरी क्राइसिस, क्योंकि बहुत सारी कमेटी बनी है, उनकी रिकमेंडेशन के बाद ये चीज़ सामने आई है कि ज़्यादा पैसा रखने से कुछ नहीं होता है। कहीं न कहीं सरकार की यहाँ पे मदद करना, सरकार को हेल्प करना ज़रूरी है कि सरकार को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलाने पड़ते हैं। सरकार को समावेशी विकास पर ध्यान देना पड़ता है, तो यहाँ पे सरकार की जो फंडिंग है, उसका रोल इम्पोर्टेंस यहाँ पे आपको दिखाना है। दूसरा आर्टिकल बात करें, पंजाब में सिंथेटिक ड्रग दुरुपयोग से केवल कानून प्रवर्तन से परे बहुस्तरीय हस्तक्षेप की माँग करता है। स्पष्ट कीजिए। पंजाब में नशे की समस्या हाल में देखी जा रही है ना, विशेषकर युवाओं में एक जटिल चुनौती यहाँ पे देखने को मिल रही है। इस वजह से अगर आप देखेंगे कहीं न कहीं जो युवा है और कहीं न कहीं जो यूथ है पंजाब का, कहीं न कहीं गलत दिशा में यहाँ पर जा रहा है। मुख्य भाग में आप बताएँगे समस्या क्यों देखने को, एक तो बात सबसे बड़ी समस्या है क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। अगर आप देखेंगे इस वाले रीजन में क्रॉस बॉर्डर बहुत ज़्यादा स्मगलिंग होती है, पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के थ्रू यहाँ पे, पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पे सामान आता है। फिर ड्रोन के थ्रू बहुत सारा जब देखेंगे ड्रग्स की तस्करी यहाँ पे होती है। जन जागरूकता अभियान नहीं है, शिक्षा संबंधी पहल नहीं है, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा दिखाई देती है हर एक राज्य में, ये संबंधी समस्या है। इकोनॉमिक क्राइसिस भी दिखाई देता है। तो ये सारी चैलेंज यहाँ पे दिखाई दे, पुलिसिंग प्रॉपर नहीं होती है। तो ये सब आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आप वे फॉरवर्ड यहाँ पे सजेस्ट करें, कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को काउंटर करना होगा, है ना, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन चलाने होंगे इस दिशा में, खासतौर पे क्योंकि जो ड्रग्स का पैसा है टेरर फंडिंग में यूज होता है, और कहीं न कहीं जो आतंकी संगठन ये ड्रग्स के थ्रू भारत से ही पैसा प्राप्त करते हैं, और उसी का गलत इस्तेमाल भारत की अर्थव्यवस्था को या भारत की जो लोग हैं उनको नुकसान करने में करते हैं। इस संबंध में इस प्रश्न को यहाँ पे देखने देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे प्रश्नोत्तर की चर्चा में आज फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।